Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Transformers 2. ये मूवी मेरी सीरीज ट्रांसफॉर्मर का सेकंड पार्ट है। इसका फुल नेम है ट्रांसफॉर्मर द रिवेंज ऑफ द फॉलन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत इसके पुराने प्रीक्वल से जस्ट इसके बाद के 2 साल से ही शुरू होती है। पुरानी मूवी का सन में दिखाया गया था 2007 और इसके जस्ट 2 साल बाद यानी कि 2009 से शंघाई में इस कहानी का बेस है। यहाँ में दिखाया जाता है कि शंघाई के अंदर काफ़ी सारे डिसेप्टिकॉन्स छुप कर बैठे हैं और अब ऑटोबॉट्स ने यानी कि जो ऑप्टिमस प्राइम की पूरी टीम थी, अब उन्होंने यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर सभी डिसेप्टिकॉन्स को इस धरती से खत्म करने का इरादा बना लिया था। और इसी के साथ अब उनकी एक टीम भी बन गई थी जिसका नाम था नेस्ट, NEST। नेस्ट का डिपार्टमेंट पूरी तरीके से पेंटागन ही ऑपरेट कर रहा था, जिनके लीडर थे कर्नल विलियम। उनके साथ में अब सभी ऑटोबॉट्स शंघाई की एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें कुछ डिसेप्टिकॉन्स के होने का पता चलता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर 3 डिसेप्टिकॉन्स है जिनका नाम है पॉल, डेमोलिशर और साइड वाइप। इनकी लोकेशन का पता लग जाने के बाद में पूरी नेस्ट टीम और साथ ही ऑटोबॉट्स अब उनके ऊपर जमकर हमला बोल देते हैं। वहां से सभी डिसेप्टिकॉन भागने की कोशिश करते हैं और वहां से भागते भागते अब 2 नए ऑटोबॉट्स भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं जिनका नाम होता है साइड किक। ये एक ही कार में छिपे 2 ऑटोबॉट्स होते हैं। इसी बीच एक डिसेप्टिकॉन वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है, मगर एक ऑटोबॉट की उस पर नजर पड़ जाती है और वो अपनी ब्लेड से उसे बीच में से आधा आधा फाड़ देता है। और इसी बात का मौका पाकर वहां से डेमोलिशर, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, वो वहां से भाग निकलता है और वो इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो शहर में तबाही मचाने लगता है। और तब वहां के लीडर यानी कि ऑटोबॉट्स के लीडर ऑप्टिमस प्राइम को वहां पर आना ही पड़ता है और वो वहां पर आकर उसको खूब मजा चखाता है और उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर जाने से पहले वहां पर डिमोलिशर उसे कहता है कि मेरा बदला फॉलन तुमसे लेने के लिए जरूर आएगा, और तभी वहां पर ऑप्टिमस प्राइम उसे शूट कर देता है। अब ये द फॉलन कौन है, इसके बारे में मैं आपको इस कहानी में आगे बताऊंगा। वहीं से कहानी शिफ्ट होती है इस कहानी के लीड कैरेक्टर जिसका नाम है सैम विटविकी। अब उसकी स्कूल खत्म हो चुकी थी और अब वो कॉलेज के लिए फ्रांस जाने वाला था और अब पूरी फैमिली उसके फ्रांस जाने के लिए तैयारी कर रही होती है। वहीं पर वो फोन पे अपनी गर्लफ्रेंड मिकेला के साथ में बात कर रहा होता है और साथ ही साथ वो अपनी पैकिंग भी कर रहा होता है, मगर गलती से तभी उसे अपने शर्ट के बाजू में एक छोटा सा श्रेड का टुकड़ा मिलता है। ये वही श्रेड का टुकड़ा होता है जो कि ऑल स्पार्क से निकला होता है जब सैम ने पूरी तरीके से मेगाट्रॉन को खत्म कर दिया था। मगर जब वो उसे देखता है तो अब उसके टुकड़े के अंदर से उसे साइबरट्रोनियन लैंग्वेज दिखाई पड़ती है और एक जोरदार झटके के साथ में वो उसे अपने हाथ से छोड़ देता है। और जैसे ही वो टुकड़ा जमीन पर गिरता है तो वो जमीन को एकदम पिघलाता हुआ नीचे के फ्लोर तक पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं वो उन सभी को म्यूटेट कर देता है, जिसमें से अब काफी सारे न्यू ट्रांसफॉर्मर्स क्रिएट हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि टाइनी म्यूटेटेड न्यू ट्रांसफॉर्मर्स काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो वो अब उसके पूरे घर के अंदर शूट करना चालू कर देते हैं, हर जगह गोलियां बरसाने लगते हैं और तभी वो उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है। तभी वहां पर बम्बल भी पहुंच जाता है और एक एक करके उन सभी को शूट कर देता है, मगर इस हमले की वजह से अब उसका पूरा घर और गार्डन भी तबाह हो जाता है। तब वहां पर उसके मॉम एंड डैड बात करने लगते हैं कि हमारे पास में इन ट्रांसफॉर्मर्स की असली सच्चाई है और गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हम उसके बारे में पूरी दुनिया को बताएं, इसलिए वो सब कुछ फ्री में आकर ठीक करके जाएंगे, तुम इसकी टेंशन मत लो। और वहीं से अब सैम पहुंच जाता है अपने गैराज में जहां पर उसे बम्बल भी मिलता है और वो बम्बल बी को सैड दिल से बाय बोलता है कि मैं अब यहाँ से स्कूल छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे कॉलेज के दिन आ चुके हैं। और वहीं पर उसे बाय बोलने के लिए अब उसकी गर्लफ्रेंड मिकेला भी आई होती है। वो दोनों लास्ट पार्ट की लड़ाई के बाद में अब काफी ज्यादा अटैच हो गए थे और दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे, मगर अब क्या करे, सैम को तो जाना ही था। वहीं हम देखते हैं कि उन टाइनी डिसेप्टिकॉन्स में से एक डिसेप्टिकॉन जिसका नाम होता है विली, वो अभी तक बच गया होता है। जब सैम मिकेला से बात कर रहा होता है तो वो उसे बताता है कि मुझे आज ही अपने शर्ट के अंदर एक छोटा सा श्रेड का टुकड़ा यानी कि एक ऑल स्पार्क का छोटा सा पीस मिला। मैं जानता हूं कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और अगर ये किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आएगा तो वो उसे म्यूटेट कर देगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस टुकड़े को हमेशा अपने पास में रखो और बिल्कुल सेफली कहीं पर छिपा दो। ये चीज़ किसी के भी कॉन्टैक्ट में नहीं आनी चाहिए। इस बात को सुनकर मिकेला उस टुकड़े को चुपचाप छिपा लेती है, मगर ये सारी बातें अभी विली देख रहा होता है और अब विली इस बात की पूरी जानकारी स्पेस में मौजूद एक डिसेप्टिकॉन जिसका नाम होता है साउंड वेव पूरी तरीके से उसे ट्रांसमिट कर देता है। और जब साउंड वेव को पता चलता है कि श्रेड का अभी भी एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है तो वो अब यूएस के सैटेलाइट को हैक कर लेता है और हैक करने के बाद में मेगाट्रॉन को पानी में कहां पर छिपा रखा है उस बात की जानकारी निकालने की कोशिश करता है। और साथ ही ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर ऑटोबॉट्स के जो लीडर थे यानी कि ऑप्टिमस प्राइम
उन्होंने भी एक छोटा सा टुकड़ा यूएस मिलिट्री को दे दिया था ताकि वो उसे संभाल कर रख पाए। अब वो पूरे सिस्टम को हैक करके उस छोटे से टुकड़े के बारे में भी पता कर लेता है। इसके बाद में वो अपना एक और छोटा डिसेप्टिकॉन इस धरती पर भेजता है जिसका नाम होता है रैवेज। ये चीता की रफ्तार से उनके यूएस मिलिट्री बेस में पहुंच जाता है और भागते भागते वहां की सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा छोटी थी, उसमें से रैवेज नहीं निकल सकता था, इसलिए वो काफी सारे स्टील बॉल्स जो कि म्यूटेट हो सकते थे उन्हें उस गड्ढे में फेंक देता है। और जैसे ही नीचे जाकर वो सारे के सारे बॉल आपस में मिलते हैं तो उनसे एक और रेडर नाम का डिसेप्टिकॉन क्रिएट होता है जो कि उस टुकड़े को वहां से लेकर भाग जाता है। जब मिलिट्री को इस बात का पता लगता है तो वो उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, मगर वो रैवेज को रोक नहीं पाते क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर था। उसके पास जो गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स थे वो उनके सामने टिक नहीं पाते और इसी बात का फायदा पाकर वहां से वो भाग जाता है। डिसेप्टिकॉन्स को ये बात पता थी कि ऑलस्पार का एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी भी मशीन में जान डाल सकता है, तो वहीं से वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर पानी के अंदर मेगाट्रॉन उनके लीडर को दबा रखा था और वो जिस शिप के ऊपर होता है। तो वहीं पर रैवेज उस छोटे से टुकड़े का इस्तेमाल करके बाकी काफी सारी मशीन्स में जान डाल देता है और वो सारी मशीन्स पहुंच जाती है पानी के तल के करीब जहां पर मेगाट्रॉन होता है और वो उस टुकड़े की मदद से अब मेगाट्रॉन को भी जगा देते हैं। मगर मेगाट्रॉन का शरीर लास्ट फाइट के अंदर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, उसके हाथ पैर टूट चुके थे। तो वहां पर वो सारे के सारे मशीन्स अपने कुछ पार्ट्स देकर मेगाट्रॉन का शरीर पूरा कर देते हैं और जैसे उसका शरीर पूरा होता है तो वो अपनी फुल स्पीड के साथ में वहां की पनडुब्बी को फाड़ता हुआ सीधा अंतरिक्ष में पहुंच जाता है और वो अपने एक सीक्रेट बेस पर पहुंचता है जहां पर वो मिलता है द फॉलन से। वहां पर मेगाट्रॉन की मुलाकात उसके कमांडिंग ऑफिसर स्टार स्क्रीम से भी होती है और तब हमें यहाँ पर रिवील होता है कि उनकी डिसेप्टिकॉन्स की एक बहुत ही बड़ी सेना है जो कि धीरे धीरे ग्रो कर रही है, मगर उनके पास में अभी इतनी पावर नहीं है क्योंकि ऑलस्पार पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। तो अब उन्हें एक न्यू एनर्जी सोर्स की जरूरत थी ताकि वो डिसेप्टिकॉन्स की सेना को फिर से जगा सके, मगर उसके लिए जो पावर सोर्स उन्हें चाहिए था वो एक जगह पर उन्हें मिल सकता था, उसका नाम था एनर्जॉन। तब वहां पर फॉलन बताता है कि ऑलस्पार्क नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास एक और एनर्जी सोर्स है जिसका नाम है एनर्जॉन। उसकी ताकत की मदद से वो अब भी इस पूरे डिसेप्टिकॉन्स की सेना को ताकत दे सकते हैं। तब वहां पर फॉलन डिसेप्टिकॉन के लीडर मेगाट्रॉन को बताता है कि इस धरती पर सैम विटविकी नाम का एक लड़का है, उसने श्रैड का एक छोटा सा टुकड़ा यानी कि ऑलस्पार्क के एक छोटे से टुकड़े को जब हाथ में उठाया तो उस ऑलस्पार्क ने उसे एनर्जॉन की लोकेशन दे दी। मैं चाहता हूं कि तुम उस लड़के को पकड़ो और उससे उस जगह का पता लगाओ जहां पर एनर्जॉन मौजूद है। और इस बात को सुनकर अब स्टार स्क्रीम और मेगाट्रॉन उस ग्रह से निकल जाते हैं। वहीं हमें सैम का पहला दिन उसके कॉलेज में दिखाया जाता है जहां पर उसके लुई नाम के एक बंदे से दोस्ती भी हो जाती है। वो काफी ज्यादा फन लविंग बंदा था, उसके पूरे कमरे के अंदर लड़कियों के काफी मस्त पोस्टर लगे हुए थे। सैम उससे दूर रहना चाहता था, इसीलिए वो आकर अपने क्लास टीचर को कहता है कि क्या मुझे कोई दूसरा कमरा मिल सकता है, मगर उसकी टीचर कहती है कि तुम्हें बस एक ही कमरा लॉट हुआ है और वो यही है और तुम्हें अब इसी के अंदर ही रहना पड़ेगा। वहीं पर उसकी मुलाकात एलिस नाम की एक लड़की से होती है और एलिस उसे देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाती है और वो उसे कहती है कि क्या हम एक लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। और तभी वो एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं, मगर रास्ते में बम्बल भी उसको ये बात पसंद नहीं आती है कि ऑलरेडी सैम की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है मिकेला और फिर भी वो एलिस के साथ में घूम रहा है। तो वो काफी सारे हथकंडे अपनाता है और उस पर अपना पूरा मैकेनिकल ऑयल छोड़ देता है, जिसकी वजह से एलिस को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी कार से निकल जाती है। वहीं घर आने के बाद में रात को पार्टी के अंदर अब उस ऑलस्पार्क के छोटे से टुकड़े के अंदर जो म्यूटेशन अब जो सैम की बॉडी के अंदर आ चुका था उसकी वजह से अब वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता और जो साइबरट्रोनियन सिंबल्स उसने देखे थे अब वो उसे केक की मदद से उस टेबल पर बनाने लगता है। सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर सैम को हुआ क्या है, वो करना क्या चाहता है। वो उसे शांत करवा कर रूम में सुला देते हैं, मगर अगले दिन जब वो क्लास में बैठा होता है उसके टीचर उसे क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं, तब भी उसके दिमाग में बस यही चीज चल रही होती है और साइबरट्रोनियन सिंबल को वो हर जगह बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अपनी किताब में उसे ढूंढने लगता है। तब वहाँ की टीचर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या मुझसे ज़्यादा होशियार हो। तब वहाँ पर वो पूरी क्लास के अंदर आकर कुछ साइबरट्रोनियन के अंदर कुछ बोलने लगता है। तो सब बच्चे काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसमें इतना दिमाग कैसे आया। इस बात से सैम भी काफी ज्यादा डर जाता है। बाहर आकर सीधा मिकाएला को कॉल लगाने लगता है और उसे बताता है कि वो जो छोटा सा टुकड़ा जो कि ऑलस्पार्क में से निकला था, मैंने वो तुम्हें दिया था, उसे बिल्कुल संभाल के रखना। क्या वो अब भी तुम्हारे पास में है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और उस छोटे से टुकड़े ने मुझे एक और एनर्जी सोर्स के बारे में बताया है जिसका नाम है एनर्जॉन। सैम मिकाएला को बताता है कि पहले ऑलस्पार्क ही उनके एनर्जी का सोर्स था, मगर जब उन्हें पता लगेगा कि अब एनर्जॉन नाम का भी एक एनर्जी सोर्स है तो वो अपनी डिसेप्टिकॉन्स की पूरी टीम को इस धरती पर लाकर इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उस टुकड़े को सेफ रखना।
मैकेला उससे फोन पर बात कर ही रही थी, मगर तभी वो देखती है कि जिस तिजोरी के अंदर उसने श्रेड का छोटा सा टुकड़ा रखा है वहां पर एक डिसेप्टिकॉन पहुंच जाता है, विली नाम का, और उसकी नजर उस पर पड़ जाती है। तभी मैकेला वहां पर मौका पाकर उस डिसेप्टिकॉन को एक छोटे से डब्बे में बंद कर देती है। इन दोनों ही हादसों से अब मैकेला समझ जाती है कि एक तरफ तो सैम का ये सारे साइबरट्रोनियन सिंबल्स देखना, वहीं दूसरी ओर डिसेप्टिकॉन को छोटे से टुकड़े को चुराने की कोशिश करना, जरूर कोई बड़ा हादसा इस पूरी दुनिया पर होने वाला है। और वो समझ जाती है कि हमारी दुनिया खतरे में है, और वो फाइनली अब यूएस से सीधा फ्लाइट पकड़कर पहुंच जाती है फ्रांस में, क्योंकि वो जानती थी कि सैम का जरूर कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि सैम अब साइड इफेक्ट के कारण पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है। वो अपने कमरे के अंदर हर जगह साइबरट्रोनियन सिंबल्स बनाने लगता है, और तभी उसके कमरे में पहुंच जाती है एलिस। वो उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है, उसे अपनी बातों में फुसलाने लगती है, और तभी वहां पर दूसरी तरफ पहुंच जाती है मैकेला। और जैसे ही वो देखती है कि सैम उसे धोखा देने वाला था, तो वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि नहीं रुको, ये एलिस है, ये सिर्फ मेरी दोस्त है, मगर तब तक मैकेला वहां से निकल जाती है। इसी बीच हमें एलिस का असली रूप दिखाया जाता है, जो कि कोई लड़की नहीं बल्कि एक डिसेप्टिकॉन होती है, और वो अब सैम पर हमला बोल देती है। जब सैम चिल्लाने लगता है तो मैकेला वापस से उसके पास में आती है और कैसे तैसे वहां से सैम को बचाकर निकाल लेती है। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, मगर एलिस फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो दोनों भागते भागते एक लाइब्रेरी में छुपने की कोशिश करते हैं, मगर एलिस वहां पर भी पहुंच जाती है। वहां लाइब्रेरी में लियो भी मौजूद होता है, और जब वो देखता है कि वहां पर एक डिसेप्टिकॉन उन दोनों पर हमला कर रहा है, तो वो भी उनके साथ में मिल जाता है, और अब वो तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। और तभी वहां पर मैकेला अपनी कार से उसे एक बहुत ही जोर की टक्कर दे देती है, जिससे टकराकर अब फाइनली एलिस खत्म हो जाती है। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। तभी वहां पर आसमान में हेलीकॉप्टर के रूप में पहुंच जाता है एक और डिसेप्टिकॉन, जिसका नाम होता है ग्रीन डॉर, और वो अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स के साथ में अब उनकी पूरी कार को ही हवा में उड़ाकर अपने साथ में ले जाता है। और वो अब ऐसी अबैंडन्ड बिल्डिंग में पहुंचता है जहां पर मेगाट्रॉन भी मौजूद होता है, और तब वो वहां से कार में से सैम को निकालकर उसके दिमाग में से उस पूरी इंफॉर्मेशन को निकालना चाहते थे। तब मेगाट्रॉन अपने एक टाइनी से डिसेप्टिकॉन की मदद लेता है और उसे उसके मुंह में डाल देता है। उसके दिमाग में जाने के बाद में उस छोटे से डिसेप्टिकॉन के थ्रू मेगाट्रॉन को यह पता चलता है कि उसके दिमाग में पूरी की पूरी एनर्जॉन की लोकेशन और साथ ही फुल पावर्स की डिटेल्स हैं। और अब इस बात को सैम कहीं ऑटोबॉट्स को ना बता दे, इसीलिए वो उसे जान से मारने ही वाले होते हैं। मगर तभी वहां पर पहुंच जाता है ऑप्टिमस प्राइम, और वो उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाई जाती है इस कहानी की बहुत ही बेहतरीन फाइट, जिसके अंदर अब ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन को धोने लगता है। मगर तभी वहां पर ग्रीन डॉर और साथ ही स्टार स्क्रीम डिसेप्टिकॉन भी पहुंच जाते हैं, और अब वो तीनों ही ऑप्टिमस प्राइम पर भारी पड़ने लगते हैं। मगर ऑप्टिमस के पास में थे उसके ट्रांसफॉर्मियम ब्लेड्स, जिनके अंदर आग निकलती थी, और वो अब उन तीनों का सामना करने लगता है। पहले तो वो ग्रीन डॉर और साथ ही स्टार स्क्रीम को पटक पटक कर मारने लगता है, लेकिन वहीं पीछे से मौका पाकर मेगाट्रॉन उसके सीने में अपनी तलवार आर पार घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से वहीं पर ऑप्टिमस प्राइम खत्म हो जाता है। इस बात को देखने के बाद में सैम काफी ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से ऑप्टिमस प्राइम मारा जाए। इसी बीच वहां पर ऑटोबॉट्स भी पहुंच जाते हैं, और जब डिसेप्टिकॉन्स को मालूम चलता है कि ऑटोबॉट्स की संख्या हमसे ज्यादा है, तो वहां से वो भागने में ही अपना फायदा समझते हैं। अब यहाँ पर इस कहानी का एक बहुत ही बड़ा प्लॉट रिवील होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि द फॉलन एक ओरिजिनल प्राइम था, एक ट्रू प्राइम था, जो कि कभी एक अच्छा ट्रांसफॉर्मर था, मगर ताकत के नशे ने उसे भी बिगाड़ कर रख दिया था। अब वो भी एक बुरा डिसेप्टिकॉन बन चुका था, और वो इस बात को जानता था कि सिर्फ एक प्राइम ट्रांसफॉर्मर ही उसे जान से मार सकता था। और जब अब मेगाट्रॉन और साथ ही स्टार स्क्रीम ने ऑप्टिमस प्राइम को जान से मार दिया, तो अब फॉलन के रास्ते के बीच का कांटा हट चुका था, और इसी वजह से अब वो मौका पाकर धरती पर आकर सभी डिसेप्टिकॉन्स के साथ में अब पूरी जगह को तबाह करने लगता है, हर जगह को नष्ट कर देता है, उनके सारे सीक्रेट बेस को खत्म कर देता है। और साथ ही एक मैसेज भी अब यूएस गवर्नमेंट के लिए छोड़ता है कि मुझे सैम विटविकी नाम के एक इंसान की तलाश है, क्योंकि उसके पास में कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मेरे काम की है। अगर आप सभी मेरी मदद करें और मुझे सैम विटविकी ला कर दें, तो मैं सारे होने वाले हादसों को रोक दूंगा। अब इस बात को देखकर पूरी यूएस गवर्नमेंट डर जाती है, और अब वो बल्कि उन्हीं का साथ देने लगती है, सैम विटविकी को पकड़ने की कोशिश करती है। अब हर जगह हर टीवी न्यूज पर यह खबर आने लगती है कि पूरी दुनिया को अब सैम की तलाश है, क्योंकि अगर सैम उनके पास में नहीं पहुंचा
तो वो इस पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। वहीं पर सैम एक बात और सोचता है कि उनका क्या भरोसा, वो तो डिसेप्टिकॉन से बुरे हैं। अगर मैं उनके पास में चला गया, वो जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अगर मैंने उन्हें वो इन्फॉर्मेशन दे भी दी, क्या पता इसके बाद में भी वो दुनिया को न छोड़े। इसीलिए अब वो ये डिसाइड करता है कि जो साइबरट्रोनियन सिंबल और जो पावर सोर्स उसे हर बार अपनी आंखों के सामने दिखाई पड़ता है, वो उसके पीछे जाएगा और इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर अब और ऐसा कौन सा न्यू एनर्जी सोर्स है जिसके बारे में डिसेप्टिकॉन उसके पीछे पड़े। क्योंकि अगर वो एनर्जी सोर्स डिसेप्टिकॉन्स को मिल गया तो वो इस धरती को तबाह करके इसे साइबरट्रॉन में तब्दील कर देंगे। तभी उसे अपने हाथ पर एक सिंबल दिखाई पड़ता है और वो समझ जाता है कि ये सिंबल जरूर एलियन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब वो इस बात को जानता था कि इस काम को एक ही जना समझ सकता है, वो है सेक्टर 7 का एजेंट सिमंस, और वो अब पहुंच जाता है उसकी मदद लेने के लिए। तब हम देखते हैं कि सिमंस ने अब सेक्टर 7 का काम छोड़ दिया है। अब वो नॉर्मली एक कुक है, लोगों के लिए खाना बनाता है। और जब वहाँ पर सैम उससे कहता है कि दुनिया पर एक और खतरा आने वाला है। पहले एक ऑल स्पार्क नाम का एनर्जी सोर्स था जो कि किसी भी दुनिया को साइबरट्रॉन या फिर एक अलग ही ब्रह्मांड बना सकता था, और अब उसे पता चला है कि एक और ऐसा एनर्जी सोर्स है जिसका नाम है एनर्जॉन। वो सूरज की रोशनी को पकड़कर हर जगह को एक नई दुनिया में तब्दील कर सकता है और डिसेप्टिकॉन्स को अब उसी की तलाश है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। और फाइनली अब सभी टीम अप करके उस काम पर लग जाते हैं, उन सभी सिंबल्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि डिसेप्टिकॉन्स जरूर इन सिंबल्स को समझते होंगे, इसीलिए तो वो इसके पीछे पड़े हैं। तब वहां पर मिकेला कहती है कि मेरे पास अब भी एक छोटा सा डिसेप्टिकॉन है जो कि मैं बैग में अपने साथ में लेकर आई हूँ। तब वहां पर सभी पहले तो डर जाते हैं क्योंकि डिसेप्टिकॉन का एक बैग में होना एक आम बात नहीं होती है, और उसे बाहर निकालकर मिकेला उसे कहती है कि हम तुम्हारी मदद चाहते हैं और अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो मैं एक एक करके तुम्हारे सारे पुर्जे शरीर से अलग कर दूंगी। अब वहां पर विली काफी ज्यादा डर जाता है और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तब वहां पर वो सिंबल्स को देखकर बताता है कि एनर्जॉन एक एनर्जी सोर्स है जो कि सूरज की रोशनी पर काम करता है। हर एक ब्रह्मांड में, जैसे कि मिल्की वे है तुम्हारा ब्रह्मांड, हर एक ब्रह्मांड में एक सूरज जरूर होता है और सभी प्राइम मेंबर्स उस ग्रह की तलाश में होते हैं जिनका कोई सूरज होता है, और वो उस सूरज की एनर्जी को पूरी तरीके से अपने अंदर सोख करके वापस से अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं। क्योंकि जो भी ट्रांसफॉर्मर होता है वो सब कुछ लोहे से बने होते हैं, ट्रांसफॉर्मियम के धातु से बने होते हैं, और उन्हें ज्यादा अगर जीना है तो उन्हें जंग लगने से बचना होता है, और ये मशीन वही काम करती है। तो सैम उससे पूछता है कि आखिर एनर्जॉन की लोकेशन कहाँ पर है, वो हमें कहाँ पर मिलेगा। तो विली उससे कहता है कि एनर्जॉन कहाँ मिलेगा मुझे ये तो नहीं पता, मगर मैं एक ऐसे ऑटोबॉट को जानता हूँ जो इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता है। और तब वो सभी मिलकर उस ऑटोबॉट के पास पहुंचते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा फाइटर प्लेन होता है, उसका नाम होता है जेट फायर। और जब वो उसे उस छोटे से श्रेड की मदद से जगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो कोई ऑटोबॉट नहीं बल्कि ये तो डिसेप्टिकॉन है, और वो डर कर वहां से भागने लगते हैं। मगर तब वहां पर जेट फायर उन्हें विश्वास दिलाता है कि आज से हजारों साल पहले जब साइबरट्रॉन पर जंग छिड़ी थी ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन के बीच में, तब मुझे पता चला कि डिसेप्टिकॉन्स तो बुरे हैं और वो हर किसी को मारना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने पार्टी बदल ली और अब मैं एक ऑटोबॉट बन चुका हूं, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूं। तब वहां पर सैम उसे कहता है कि मेरी नजरों के अंदर साइबरट्रोनियन सिंबल्स आ रहे हैं और न जाने ये मुझसे क्या बताना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो वो अब जमीन पर उन सारे साइबरट्रोनियन सिंबल्स को बना देता है। सबसे पहले तो जेट फायर अपनी पूरी ताकत की मदद से उन सभी को इजिप्ट में ले आता है। अब इजिप्ट में लाने के बाद में वो उन सभी को पूरा इतिहास बताता है कि आज से हजारों साल पहले कई सारे ओरिजिनल प्राइम्स नाम से काफी बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स थे। उनका काम था सूरज की शक्ति को अपने अंदर सोख कर अपनी उम्र को बढ़ा लेना, लेकिन साथ ही उनका एक सिद्धांत भी था, वो कभी भी उस सूरज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जहां पर जीवन होगा, और वो उसे हमेशा छोड़ दिया करते थे। मगर इस ताकत को देखते हुए वहां पर एक प्राइम का मानस बदल जाता है और अब वो ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ के सूरज को खत्म करके रहेगा क्योंकि ये शक्ति उसे अपार जीवन देगी। और वह बाकी सभी प्राइम मेंबर से लड़ने लग जाता है, हर एक को जान से मारने की कोशिश करता है और उस मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है जिसे एनर्जॉन कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ वही मशीन सूरज की पावर को खींच सकती थी। वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसकी ताकत के आगे और कोई प्राइम मेंबर टिक नहीं पा रहे थे। इसलिए उन सभी प्राइम मेंबर्स ने डिसाइड किया कि उस एनर्जॉन मशीन को जिस डिवाइस से स्टार्ट किया जाता है, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप, वो उसे छिपा देंगे और जब उसके पास में वो डिवाइस ही नहीं होगा तो वो एनर्जॉन को कभी स्टार्ट कर ही नहीं पाएगा। और आज तक उस मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को कभी कोई ढूंढ ही नहीं पाया।
अब सैम को ये सारी बातें सुनने के बाद में ये तो पता चल ही चुका था कि एनर्जॉन नाम का डिवाइस इस धरती पर मौजूद है, मगर वो कहाँ पर है ये उसे नहीं पता। और उसे चालू करने के लिए जो मैट्रिक्स चाहिए उसके बारे में भी उसे कुछ मालूम नहीं है। तब वहां पर वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, वो अपनी सिंबल्स पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है। तब उसे उन तारों को देखकर याद आता है कि इसे ओरायन बेल्ट कहा जाता है। आज से हजारों साल पहले कई सारे किंग्स ने उस ओरायन बेल्ट की मदद से काफी सारे बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए। इसका मतलब ये है कि ये हमें जरूर उन पिरामिड्स तक लेकर जाना चाहता है। और उन तारों की मदद से वो पहुंच जाते हैं इजिप्ट के अंदर पेट्रा की ओर। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि ये जगह तो खाली है, यहाँ पर तो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप का नाम तक नहीं है। और वहां पहुंचने के बाद साइड किक जो 2 ऑटोबॉट्स होते हैं वो लड़ने लगते हैं कि यहाँ तक आकर हमने सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट ही किया है, यहाँ पर तो सब कुछ खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं पड़ा है। और गलती से लड़ते लड़ते वो एक दीवार से टकरा जाते हैं। और जैसे ही वो उस दीवार से टकराते हैं जो वहाँ उन्हें ठंडी हवा की एहसास होती है, तो उन्हें पता चलता है कि जरूर पीछे कोई बड़ी सुरंग है। और वो जब उस दीवार में गोली मारकर छेद करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे बड़े बड़े प्राइम मेंबर्स मौजूद थे जिन्होंने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को डिसेप्टिकॉन से बचाने के लिए या फॉलन से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और तब फाइनली वहाँ पर सैम को वो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप मिल ही जाता है, मगर जैसे ही वो उसे उठाता है वो धूल बनकर उड़ जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था, उसके अंदर जान ही नहीं बची थी, क्योंकि ये बात हजारों साल पुरानी थी। और अब निराश मन से सैम वापस बाहर आता है, क्योंकि जिस चीज की उन्हें तलाश थी वो तो अब उनके हाथ से जा चुकी थी। वहीं दूसरी ओर अब उनकी लोकेशन का पता लगाते हुए अब काफी सारे डिसेप्टिकॉन्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं और एक एक करके उनके ऊपर अपने रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल करके उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। इसी बीच मौका पाकर वहां से सैम सभी यूएस मिलिट्री को कॉल कर देता है और कहता है कि यहाँ पर हमारे ऊपर डिसेप्टिकॉन्स का हमला हुआ है, मुझे ऑटोबॉट्स की जरूरत है। और इस बात को सुनने के बाद में सारे फाइटर जेट प्लेन्स, नेस्ट की पूरी टीम सभी ऑटोबॉट्स को लेकर उनकी लोकेशन पर पहुंच जाती है, जिनके अंदर ऑप्टिमस प्राइम की डेड बॉडी भी होती है। और अब यहाँ पर ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन के बीच में एक बहुत ही दमदार फाइट होती है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट मूवी के अंदर भी बताया था कि ट्रांसफॉर्मर सीरीज अपने सीजीआई के लिए ही जानी जाती है, क्योंकि टीनेज और छोटे बच्चों को ये सारे सीजीआई और रोबोटिक फाइट काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और इस सेकंड मूवी के अंदर ये सब कुछ भरपूर मात्रा में है, क्योंकि इस मूवी के अंदर डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोबॉट्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। वहीं उस जंग के चलते एक बड़ी सी मिसाइल आकर सैम को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देती है और अब सैम के शरीर से उसके प्राण चले जाते हैं, वो मर जाता है। और जब वो आसमान में पहुंचता है तो उसे अपने विजन के अंदर सारे ओरिजिनल प्राइम्स यानी कि ट्रू प्राइम्स नजर आते हैं। और तब वो सभी उसे एक बात कहते हैं कि तुम सैम विट्विकी, आज तुमने जमकर लड़ाई की, सामना किया उन डिसेप्टिकॉन्स का, उन बुरे लोगों का जो तुम्हारी दुनिया को मिटाना चाहते थे। एक बात हमेशा याद रखना कि नेतृत्व करने का मौका कभी मिलता नहीं, उसे कमाना पड़ता है और तुमने वो चीज़ कमाई है, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारा जीवन वापस देते हैं और साथ ही जिस काम के लिए तुम मैट्रिक्स को लेने के लिए यहाँ तक आए थे वो भी तुम्हें देते हैं। और तब वापस से सैम मौत से जाग जाता है और अब उसके हाथ में होता है मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप। अब सैम को ये बात पता थी कि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप में इतनी ताकत है कि वो एनर्जॉन को वापस से चला सकती है, जो कि हजारों साल पुराना है। तब सैम सोचता है कि अगर ये मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप अगर पूरी तरीके से हजारों साल पुरानी बंद पड़ी उस मशीन एनर्जॉन को चला सकता है तो जरूर ऑप्टिमस प्राइम को भी वापस जिंदा कर सकता है। और वह सीधा पहुंच जाता है ऑप्टिमस प्राइम के पास में और उसके सीने के अंदर वो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप डाल देता है। और जैसे ही वो दोनों टच होते हैं तो ऑप्टिमस प्राइम फिर से जिंदा हो जाता है और वो वहां पहुंचकर सारे के सारे डिसेप्टिकॉन्स को धूल चटा देता है। वहीं दूसरी ओर अब अंतरिक्ष से फॉलन भी अब इस धरती पर आ चुका होता है, क्योंकि उसे तो ऑलरेडी पता था कि एनर्जॉन कहां पर छिपा कर रखा है। और अब वो उस पिरामिड के ऊपर पहुंच जाता है जिसके अंदर एनर्जॉन मशीन हजारों सालों से पड़ी थी और वो उस मशीन को पाने के लिए उस पूरे पिरामिड को तोड़ने लगता है। सीरियसली गाइज, ये सीन इस मूवी का बहुत ही बेहतरीन सीन था, मगर तभी वहां पर डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोबॉट्स की फाइट भी चल रही होती है और इस फाइट के अंदर जेट फायर मारे जाते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अब नए वाले डिसेप्टिकॉन्स का सामना कर पाए। और तभी वहां पर ऑप्टिमस प्राइम भी पहुंच जाता है। तब वहां पर जेट फायर उसे कहता है कि तुम्हें रोकना होगा फॉलन को और साथ ही मेगाट्रॉन को, क्योंकि अगर उन्हें एनर्जॉन की ताकत मिल गई तो वो तुम्हारी दुनिया को खत्म कर देंगे। तो ऑप्टिमस उनसे कहता है कि वो तो मुझसे काफी ज्यादा दूर है और मैं उड़
उड़कर वहां तक नहीं पहुंच सकता, मैं क्या करूं। तब वहां पर जेटफायर उसे कहता है कि तुम मेरी ताकत ले लो, मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी पार्ट्स तुम ले लो ताकि तुम इस दुनिया को बचा पाओ। और वो अपना सेक्रीफाइस करके अपनी पूरी शक्ति ऑप्टिमस प्राइम को दे देता है। उसके पास में अब जेटफायर्स के वो सभी डिवाइसेस थे जिनकी मदद से वो उड़ सकता था, और सबसे पहले तो वो उड़कर उस पूरे एनर्जॉन मशीन को ही तबाह कर देता है। अब जब फॉलन की और साथ ही मेगाट्रॉन की नजर ऑप्टिमस प्राइम पर पड़ती है तो वो दोनों डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा रास्ते का कांटा अभी तक हटा नहीं है, सबसे पहले तो हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। और वो दोनों अब उस पर भारी पड़ने लगते हैं, मगर क्योंकि अब ऑप्टिमस प्राइम के पास में खुद की और साथ ही जेटफायर की भी पावर थी तो वो उन दोनों पर अब भारी पड़ने लगता है। वो एक एक को खूब पटक पटक कर धोने लगता है। बहुत ही तगड़ी फाइट होती है और अब मेगाट्रॉन काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। इसी बीच अब जब फॉलन अकेला पड़ जाता है तो ऑप्टिमस प्राइम उसे जान से मार देता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में मैं ट्रांसफॉर्मर सीरीज़ का 3rd पार्ट यानी कि द डार्क साइड ऑफ मून जल्दी अपने चैनल पर लाने वाला हूँ। सो अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।